बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, जो हमने आज डिस्कस करना है वो हमारे पास है मोमेंटम का। मोमेंटम क्या है? हम इसको समझने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि देखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक लाइट ऑब्जेक्ट है। जैसे एक तरफ एक कार है और एक तरफ एक बाइसिकल है। दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। कार भी और एक बाइसिकल साइकिल जो है वो दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भई किस ऑब्जेक्ट को रोकना हमारे लिए रिलेटिवली आसान है? गाड़ी को रोकना आसान है या साइकिल को रोकना आसान है? तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, फिर भी हमें बाइसिकल को रोकना आसान है। रीज़न क्या है? बाइसिकल का मास कम है जबकि जो कार है उसका मास क्या है? ज़्यादा। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी और वो ऑब्जेक्ट जिसका मास कम है, अगरचे वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे हमें कम फ़ोर्स लगानी पड़ेगी रोकने के लिए। तो अब हम मोमेंटम को अगर डिफाइन करना चाहें, तो यही चीज़ जो है, जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, वही मोमेंटम की एग्ज़ाम्पल है। क्योंकि न्यूटन ने मोमेंटम के बारे में कुछ यूँ डेफिनेशन लिखी थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी जो होती है वो मैग्नीट्यूड है। यानी बॉडी की जो मूव करने की एबिलिटी है, वो उसकी मोमेंटम कहलाती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा, जो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, मूव करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका जो मोमेंटम है वो भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब ये तो डेफिनेशन आ गई जो हमें न्यूटन ने दी है, जो हमें कंसेप्ट बेस्ड डेफिनेशन कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं मोमेंटम की, जो इसके क्वांटिटीज पर बेस्ड है, जिन पर ये डिपेंड करती है। तो मोमेंटम को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड वेलोसिटी। यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, उसको भी हम क्या नाम देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं। तो दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई। पहली डेफिनेशन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और दूसरी डेफिनेशन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये दो डेफिनेशन हमारे पास आ गई मोमेंटम की। नेक्स्ट, मोमेंटम को डिनोट कैसे किया जाता है? तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी के साथ। ये पी आपको मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन शो करता है। मोमेंटम का फार्मूला देखते हैं जी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें। हमने कहा मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, तो हमें क्या मिल गया? p मिल गया। ये p अब मोमेंटम है। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक p इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहली चीज, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास पे, तो हम लिख सकते हैं कि p इज डायरेक्टली रिलेटेड टू m। greater the mass of the object, greater will be its momentum। अगर जैसे मैंने एग्जांपल शुरू में दी कि एक कार है और एक बाइसिकल है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, बट कार का मास ज्यादा, तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। सिमिलरली अब मैं दूसरा पॉइंट देखूं, तो मोमेंटम दूसरा पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी पे। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब मैं आपसे यही कहता हूँ, दो गाड़ियां हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। दोनों दो गाड़ियां हैं, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और एक ट्रक है, एक कार है और एक ट्रक है। दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, 100 मीटर पर सेकंड से। दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन मोमेंटम क्या दोनों का सेम होगा? नहीं, मोमेंटम जिसका मास ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों गाड़ियां हैं, दोनों कार्स हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो अब दोनों सॉरी डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। कार की वेलोसिटी है 100, दूसरी कार की जो वेलोसिटी है वो 1000 मीटर पर सेकंड है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम भी ज्यादा। मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। सेकंड, वेलोसिटी पे, ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका फार्मूला, और इसकी हमने डिपेंडेंस देखी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोमेंटम क्या है भाई। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? मोमेंटम वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ही मोमेंटम की डायरेक्शन ही है। अगर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है,
तो अब आपके पास जो मोमेंटम है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये तीन चीजें हमने देख ली, डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, उसकी डिपेंडेंस, एंड देन ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट अगर हम इसका यूनिट देखें तो आप जानते हैं कि भाई जो मास है उसका यूनिट क्या होता है? एस आई यूनिट जो है वो किलोग्राम है। वेलोसिटी का जो एस आई यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम इन दोनों को कंबाइन करें तो जो मोमेंटम का यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एंड याद रखिएगा ये एस आई यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट मौजूद है वो ये यूनिट है, और वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट न्यूटन सेकंड भी हो सकता है, हमने याद रखना है। अदर यूनिट न्यूटन सेकंड है, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब पॉइंट ये है, ये न्यूटन सेकंड कैसे हमें पता चला कि ये भी इसका यूनिट है? तो अक्सर जगहों पे ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस न्यूटन सेकंड के इक्वल है। तो अब ये यहाँ देख सकते हैं, P इक्वल टू एम वी, मैथ की जगह आ गया केजी, वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड। तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमने सेकंड से मल्टीप्लाई भी किया और सेकंड से डिवाइड भी कर दिया। सेकंड से मल्टीप्लाई भी किया और सेकंड से डिवाइड। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज दो मौजूद हैं, ये सेकंड से सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला सेकंड अलग रह गया, ये नीचे वाले मल्टीप्लाई हो गए तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है? ये सेकंड एज इट इज, सिंपली जो ऊपर वाला है वो यहाँ आ गया। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है न्यूटन के। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इक्वल है? न्यूटन। तो ये न्यूटन आ गया, साथ सेकंड ऑलरेडी मौजूद है तो ये आ गया न्यूटन सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड, ये इसका हमारे पास यूनिट आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? अब हमने मोमेंटम को रिलेट करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं कि वो किसकी इक्वल होता है? F इज इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये है न्यूटन सेकंड लॉ। हम न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम को आपस में रिलेट करने वाले हैं। तो रिलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। कंसिडर, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम कहते हैं कितनी है? vi है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाई F, ये आपको नजर आ रही है। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाई? फोर्स F लगाई। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, हमने उस पर फोर्स कितनी लगाई? F। इस फोर्स के नतीजे में ये बॉडी डिस्प्लेस ऑफ होके एक नई जगह पे पहुंचता है। कितने टाइम में? टी टाइम में ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। वहां पहुंचकर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो बच्चों कितनी हो गई? vf हो गई। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, मैं दोबारा सिचुएशन आपको बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी vi है, हमने उस पर फोर्स कितनी लगाई? f। इस फोर्स के नतीजे में बॉडी t टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। वहां पहुंचकर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई vf हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम अब इस बॉडी का क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम जानते हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल्टा t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। गिवन सिचुएशन में देखें तो वेलोसिटी चेंज क्या है? फाइनल वेलोसिटी vf है, इनिशियल वेलोसिटी vi है। वेलोसिटी चेंज आ गया vf माइनस vi। और ये कितनी देर में वेलोसिटी चेंज हुई? t टाइम में चेंज होती है। ये आ गया vf माइनस vi ओवर t। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमें इक्वेशन 1 में मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ए हम निकाल चुके हैं, अब ए की वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एम पहले ही है, ए की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ए की ये वैल्यू जब हमने पुट की तो एफ इक्वल टू आ गया एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल। एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी।
अब हमने क्या करना है, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। एक फॉर्म ये भी है न्यूटन सेकंड लॉ की मोमेंटम की फॉर्म में, इसको मजीद भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस m को अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा mvf से मल्टीप्लाई होगा तो mvf, vi से मल्टीप्लाई होगा तो mvi ओवर t आ गया। हम देख सकते हैं ये है तो मोमेंटम, क्योंकि मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट है, तो ये है तो मोमेंटम, लेकिन इसमें कौन सी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, फाइनल वेलोसिटी। तो इस मोमेंटम को मैं कह सकता हूँ ये pf यानी फाइनल मोमेंटम है। इसको देखें तो ये भी मोमेंटम है, बट इसमें कौन सी वेलोसिटी इन्वॉल्व है, इनिशियल, तो ये बन गया pi। तो आप देख सकते हैं ये है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो ऊपर वाला फैक्टर है ये बन गया चेंज इन टाइम, और चेंज इन सॉरी मोमेंटम, नीचे क्या आ गया, टाइम। तो अब ये फॉर्म देख सकते हैं, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर टी। अब डेल पी क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसकी इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम की फॉर्म में, और यही इसकी स्टेटमेंट है जो यहाँ मैंने लिखी हुई है। ये इसकी स्टेटमेंट है, क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस फैक्टर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यानी जितना आपने बॉडी पर फोर्स लगाई थी वो बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देगी, और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये फोर्स के इक्वल है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये एक छोटा सा प्रूफ आ गया बच्चों, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे कि शो दैट, या आपसे ये आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, स्टेट एंड प्रूफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। स्टेट एंड प्रूफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, ये जो आपकी थ्योरी है ये लिखेंगे, फिर इसका मुकम्मल यहाँ तक प्रूफ है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट और प्रूफ हमने लिख देना है। अब पॉइंट ये आता है कि ठीक है जी, हमने ये तो देख लिया कि ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की ये इक्वेशन आ चुकी है, बट इसका फायदा क्या है, हमारे पास तो ऑलरेडी F इज इक्वल टू m में मौजूद है, न्यूटन सेकंड लॉ की ये फॉर्म मौजूद है, तो भाई हमें इस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखें इस फॉर्म की एक लिमिटेशन है, F इज इक्वल टू m में सिर्फ तब एप्लीकेबल है जहां एक बॉडी का मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर बॉडी कांस्टेंट मास के साथ मूव कर रही है, उसका मास चेंज नहीं होता, तो फिर तो आप ये वाली फोर्स, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करके आप फोर्स, एक्सेलरेशन, ये चीजें निकाल सकते हैं। बट ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बॉडी का मास चेंज हो रहा हो, मास वेरिएबल हो, क्या वहां पर ये इक्वेशन अप्लाई हो सकती है, वहां ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ये हमने इक्वेशन ड्राइव की है, F is equal to mvf minus mvi over t, rate of change of momentum is equal to applied force। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये मोर जनरल है, मोर कॉमन है, यानी जहां ये अप्लाई नहीं होती वहां ये अप्लाई हो जाएगी। यानी वो सिर्फ वहां अप्लाई होती है जहां मैस कांस्टेंट है, ये वहां भी अप्लाई हो जाती है जहां मैस कांस्टेंट है, और वहां भी अप्लाई होती है जहां मैस वेरिएबल है। तो ये दोनों सिचुएशन में अप्लाई होगी। यहाँ पर अगर आपके पास मैस वेरिएबल है तो इसको हम एम एफ कर देंगे फाइनल मैस, इसको हम एम आई कर देंगे, तो इस तरीके से हम दोनों सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, दिस फॉर्म इज मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, आल्सो एप्लीकेबल टू सिचुएशन वेयर मास इज वेरिएबल। मास वेरिएबल कैसे हो सकता है, यहाँ एग्जांपल गिवन है रॉकेट प्रोपल्जन की। जब एक रॉकेट अगेंस्ट ग्रेविटी अपवर्ड जा रहा होता है, तो आप जानते हैं उसको हमें फ्यूल देना पड़ता है, और एक रॉकेट के अंदर जो मेजर हिस्सा होता है वो फ्यूल ही होता है। तो जब आपने इस मेजर इसको एक बार इग्नाइट कर दिया, ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर मौजूद फ्यूल तो जलना शुरू हो जाएगा। जब फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल कम हो जाएगा, फ्यूल कम होगा तो मैस कम होगा, जब मैस कम होगा तो मैस तो वेरिएबल हो गया, फिर ये वाली सिचुएशन तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, फिर मुझे ये सिचुएशन, ये इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगी। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा मोमेंटम क्या है और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। याद रखें ये जो टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, मोमेंटम एंड उसका रिलेशन, ये बेसिकली बोर्ड के पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज एमसीक्यूज आते हैं। तो आपने उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी मोमेंटम और उनकी जनरल जो डेफिनेशंस हैं वो हमने यहाँ से याद रखनी है।
तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपने ये लेक्चर अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने लाज़मी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपने क्वेश्चन ज़रूर रेज़ करना है। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।